नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हम 4 कक्षाएं पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ा था और इसके बाद हमने आज जो है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद पढ़ना है। ठीक है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद आधिकारिक रूप से आपके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। ठीक है, और आप लोगों ने कमेंट में ये भी कहा था कुछ लोगों ने कि वर्ड्सवर्थ अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्या हमें उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? देखिए, सिलेबस में वो भले ही ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऑप्शन में या कहीं न कहीं वो जो है, वो थोड़ा-सा आ सकता है, ठीक है? और वैसे भी कोई बहुत मुश्किल काम तो वो नहीं है, तो आप उसको थोड़ा-सा देख करके, फास्ट फॉरवर्ड में देख करके 25-30 मिनट में उस क्लास का पूरा क्रक्स उसके नोट्स बना करके हल्का-फुल्का उसको तैयार कर सकते हैं। ताकि ऐसा हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ का अगर आपको थोड़ा पता हो, तो आगे वो चीज़ें काम आती हैं, इसलिए वो पढ़ाया गया है, ठीक है? और इलियड भी आपके उसमें नहीं है, तो जो रिचर्ड्स का काव्य भाषा का रिचर्ड्स जब के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा विलियम वर्ड्सवर्थ और जो पुराने काव्य शास्त्री हैं वो काम आते हैं। इसलिए मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ा रखे हैं, पढ़ाऊँगा मैं इसमें आगे, जो आपके आधिकारिक रूप से सिलेबस में भले ही ना हो, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके कॉन्सेप्चुअल स्टडी के काम आएँगे। ठीक है? तो ये एक पिछली क्लास के बारे में जानकारी थी। आज हमने क्रोचे को पढ़ना है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद पढ़ना है, जो कि आधिकारिक रूप से आपके ऑफिशियल सिलेबस में लगा हुआ है अभी तक तो, ठीक है। और क्रोचे के बारे में अगर आपको थोड़ा जानना हो, तो इसका जो पूरा नाम था वो था बेनेडेत्तो क्रोचे। बेनेडेत्तो क्रोचे एक इटालियन दार्शनिक था, एक पाश्चात्य मतलब काव्य शास्त्री था, इसके अलावा वो इटली की संसद का सदस्य था। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी के 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे इन्फ्लुएंशियल अगर आप कहें कि कविता की दुनिया या साहित्य की दुनिया के व्यक्तियों में से बेनेडेत्तो क्रोचे का नाम आता है। ठीक है, तो क्रोचे के बारे में एक तो ये जान सकते हैं आप कि कोई बहुत ऐसी जानकारी नहीं है कि पेपर में आएगा। इसका जो ये जानेंगे हम कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एक बात ये लिख सकते हैं इसमें, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्रोचे ने क्रोचे ने अभिव्यंजना अभिव्यंजना सिद्धांत का प्रतिपादन किया किया इन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर, ठीक है ना, इनका जो दर्शन का तरीका है इसको कहते हैं आत्मवादी दर्शन। आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य तत्व की व्याख्या की है। अब ये क्या है, ये सारी चीजें यही हमको आगे विस्तार में पढ़ना है। सौंदर्य तत्व की व्याख्या की है। सौंदर्य तत्व की व्याख्या की है, ठीक है। अगर इनकी रचनाएं अगर आपको जाननी हो, तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जो कि पेपर में मुझे लगता है निश्चित रूप से पूछी जाएगी, उस किताब का नाम है एस्थेटिक। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा जाता है, एस्थेटिक भी लिखते हैं उसको। वैसे जो मूलतः जो नाम है AES एस्थे एस्थेटिका, ये जो है मूल नाम था इसका। अंग्रेजी में एस्थेटिक कहते हैं। एस्थेटिक आप लोग जानते हैं, शब्द कोई नया नहीं है आपके लिए, सुना हुआ होगा आप लोगों ने निश्चित रूप से। और इसके अलावा दूसरी जो उसकी किताब है, दूसरी किताब का नाम है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो ये दो तो किताबें हैं। अब किताबों के बारे में भी और कुछ जानना चाहिए आपको, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या पता निबंध के बारे में कुछ पूछ लिया जाए। तो इसने जो अपना पहला निबंध लिखा था वो था एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स। इस नाम से उसने जो है पहला निबंध लिखा था। क्रोचे ने अपना पहला निबंध क्रोचे ने अपना पहला निबंध किस नाम से, एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ aesthetic as the science of expression
एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स, इस नाम से इसने अपना पहला निबंध लिखा था। ये किसका निबंध है? तो ये जो है आपका क्रोचे का निबंध, एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक, यानी कि सामान्य भाषा, भाषा लिंग्विस्टिक्स क्या कहते हैं, भाषा शास्त्र, सामान्य भाषा शास्त्र एवं एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति है ना, सामान्य भाषा शास्त्र और अभिव्यक्ति के विज्ञान के रूप में एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र को जो है उसने एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स माना है। ठीक है, तो बाद में ये जो किताब है एस्थेटिक, ये दरअसल उसके 3 निबंधों का संग्रह है। 3 निबंध, 3 भाषण उसने अलग अलग जगहों पर दिए और बाद में वो किताब जो है बनी थी। ठीक है, इसके अलावा जो ये जो किताब अंग्रेजी में जिस व्यक्ति ने प्रकाशित कराई, अंग्रेजी में जिसने बनाई, मूलतः तो इटालियन था, तो इटालियन लैंग्वेज में उसने लिखा, लेकिन इसके बाद जो अंग्रेजी में जिस व्यक्ति ने इस किताब को बनाया उस व्यक्ति का नाम था डगलस एंसले। ठीक है, तो डगलस एंसले ने जो है इस एस्थेटिक किताब का रूपांतरण, अंग्रेजी में रूपांतरण, डगलस एंथले ने ये एस्थेटिक का अंग्रेजी रूपांतरण थ्योरी ऑफ एस्थेटिक शीर्षक से कराया। ठीक है, थ्योरी ऑफ एस्थेटिक। ठीक है, आप चाहे तो देवनागरी में भी लिख सकते हैं, नाम से कराया। ठीक है, इस शीर्षक से उसने इंग्लिश में इस बुक को बनाया था। ठीक है, तो ये तो सामान्य जानकारी। इसके अलावा अन्य पुस्तकें अगर आप देखना चाहें, अन्य पुस्तकें क्रोचे की हैं, तो एक किताब का नाम है आपका न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, न्यू एसेज, एसेज यानी निबंध वाला है ना, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। और दूसरी किताब का नाम था उसका डिफेंस ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो ये जो है आपका क्रोचे की रचनाओं के बारे में सामान्य जानकारी है। आगे अब देखते हैं कि ये दरअसल अभिव्यंजना के बारे में इसके विचार क्या क्या है। तो लिखिए, अभिव्यंजना सिद्धांत। अभिव्यंजना सिद्धांत, तो अभिव्यंजना सिद्धांत से पहले हमें थोड़ा सा आत्मा के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। आत्मा मतलब देखिए, जो क्रोचे था, क्रोचे पर बहुत ज्यादा प्रभाव है हीगल का। हीगल एक और दार्शनिक हुआ वेस्टर्न फिलोसफी की दुनिया में। हीगल बहुत बड़ा दार्शनिक जिसको जो है माना जाता है, नाम जरूर सुना होगा आपने। तो उसने जो है आत्मा के 3 हिस्से बताए थे और उन्हीं 3 हिस्सों के आधार पर क्रोचे ने भी आत्मा के 2 हिस्से बताए। ठीक है, तो वो चीज हमको पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना चाहिए, इसके बारे में लिख लेना चाहिए। पहली बात तो ये है, अभी सिद्धांत पे मूलतः आएंगे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लिया हमने कि आत्मवादी दार्शनिक था। हाँ चलो, आत्मवादी दार्शनिक, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना क्रोचे के बारे में। इसमें लिखिए, क्रोचे हीगल से प्रभावित थे, हीगल से प्रभावित थे। हीगल ने आत्मा के, आत्मा के की कर सकते हैं, चलो आत्मा की 3 प्रवृत्तियों की चर्चा की है, 3 प्रवृत्तियों की चर्चा की है।
तो हीगल ने तो तीन तरह की जो है उसने मानी कि आत्मा की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। ये हीगल के अनुसार है, ठीक है। 1 2 3। पहली तो उसने बोली, पहली होती है ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक आत्मा। दूसरी होती है व्यावहारिक, ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, व्यावहारिक। और तीसरी होती है आध्यात्मिक। ये तो हीगल का था। इसी आधार पर क्रोचे क्रोचे ने भी क्रोचे ने भी क्या किया है, आत्मा की दो प्रवृत्तियों को स्वीकारा। क्रोचे ने भी आत्मा की दो प्रवृत्तियों को स्वीकारा। क्रोचे के अनुसार आत्मा की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? देखिए, आत्मा आत्मा की दो प्रवृत्तियां उसने बताई हैं। पहली तो है आपकी ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक, किसको कहा उसने? ज्ञानात्मक यानी कि सैद्धांतिक। ठीक, ज्ञानात्मक हो सैद्धांतिक हो। और एक सैद्धांतिक होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, व्यावहारिक। एक बोली उसने ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक और दूसरी बोली उसने व्यावहारिक। तो ये दो प्रवृत्तियां होती हैं। इसके बाद जो है इसने इसके भी जो है सैद्धांतिक के भी दो भेद किए हैं। सैद्धांतिक वाली जो आत्मा की प्रवृत्ति होती है, इसके भी दो भेद किए हैं। दो भेद कौन कौन से हैं, दिख तो रहा है ना कहीं? तो दो भेद किए उसने। पहला बोला अंतः प्रज्ञात्मक, और ये अंतः प्रज्ञा बहुत ज्यादा शब्द आएगा, यही दरअसल है। इसको जो है इंट्यूटिव कहते हैं, इंट्यूटिव। ठीक है, INTUITIV, इंट्यूटिव, अंतः प्रज्ञात्मक। और दूसरा तर्कात्मक यानी कि लॉजिकल, तर्कात्मक यानी कि लॉजिकल। ठीक है, तो ये जो है दो उसने हिस्से माने। और इसके अलावा जो व्यवहारिक है, व्यवहारिक के भी दो हिस्से माने। एक तो उसने कहा इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक, इकोनॉमिकल। और दूसरा नैतिक यानी कि मॉरल, नैतिक यानी कि मॉरल। ठीक है, तो ये तो थे आपके क्रोचे के अनुसार आत्मा की दो प्रवृत्तियां या दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, आत्मा की दो व्यवहार होते हैं। पहला हिस्सा है ज्ञानात्मक यानी कि सैद्धांतिक हिस्सा आत्मा का, दूसरा होता है व्यवहारिक। तो जो सैद्धांतिक हिस्सा होता है आत्मा का, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक तो अंतः प्रज्ञात्मक यानी कि इंट्यूटिव, जो इंट्यूशन के बेस पर चलती है। इंट्यूशन समझते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने कहीं से सीखी नहीं, आपको इंट्यूशन आ जाता है अपने आप ही, अंदर से एक चीज, एक नॉलेज आपको होता है, उसके लिए कहीं आपसे पढ़ा नहीं आपने, या इवन आपके आपको पास उसका तार्किक जवाब भी नहीं है, कोई तर्क भी नहीं लगाया आपने। तो कुछ चीजें वो होती हैं। और दूसरी दूसरे प्रकार की चीजें जो होती हैं, कुछ तर्कात्मक होती हैं, जो लॉजिक से आदमी सीखता है। ठीक है, और दूसरी होती है व्यावहारिक आत्मा। तो व्यावहारिक आत्मा के भी दो दो हिस्से होते हैं, दो प्रवृत्तियां इसकी होती हैं। एक होती है आर्थिक, जो इकोनॉमिकल बेस पर काम करती है, और दूसरी जो है नैतिक यानी कि मॉरल, जो है बैकग्राउंड पर काम करती है। ठीक है, तो आत्मा के जो है ये उसने माना। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये वाला है, अंतः प्रज्ञात्मक। ठीक है, इंट्यूशन का बड़ा महत्व है, और ये इंट्यूशन ही दरअसल अभिव्यंजना का कैसे अभिव्यक्त करता है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपने समझ गए, हीगल से प्रभावित था। हीगल ने बोला था कि तीन प्रकार की होती हैं, ज्ञानात्मक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। उसने आध्यात्मिक काट दिया, ज्ञानात्मक और व्यवहारिक था, और उसके भी जो है हिस्से किए। इतना हो गया। अब जो आते हैं हम पहला पॉइंट ये हो गया भाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट आइए, और यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। कला क्या है? कला सहजानुभूति है, सहज अनुभूति है। और यही सहजानुभूति इंट्यूशन है। ठीक है, इंट्यूशन है। सहजानुभूति कहें, अंतः प्रज्ञा कहें, सहज अनुभूति इंट्यूशन है। कला क्या है? इंट्यूशन है, और सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। सहजानुभूति
भूति ही अभिव्यंजना है। अच्छा, अभिव्यंजना जो शब्द है, अभिव्यंजना का मतलब होता है प्रकट करना। मतलब अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो ये जो है उसने कहा है कि सहजानुभूति ही क्या होती है, अभिव्यंजना होती है। तो दोबारा ही लिखना पड़ेगा। सहजानुभूति ही क्या है, अभिव्यंजना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए कि कला जो होती है अंतः प्रज्ञात्मक, इंट्यूटिव होती है, अंतः प्रज्ञात्मक और अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना है। कवि की अंतः प्रज्ञा, कवि का जो इंट्यूशन है, कवि की अंतः प्रज्ञा ही काव्य में रूपायित, कवि की अंतः प्रज्ञा ही काव्य में रूपायित होती है। ठीक है, कला को क्या मानता है, अंतः प्रज्ञा मानता है। इसको जो है अंतः प्रज्ञा करना चाहिए। तो कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना है, कवि की अंतः प्रज्ञा ही काव्य में रूपायित होती है। इसके अलावा एक और कहता है कि कला अखंड है, यानी कि इसका खंडित उसको नहीं किया जा सकता है, कला अखंड है, उसका विभाजन, उसका विभाजन संभव नहीं है। ये एक और पॉइंट उसने कहा कि कला क्या है, अखंड है और इसका विभाजन संभव नहीं है। इसके अलावा वो जो है आपका देखिए, एक चीज, एक तो कवि है, ठीक है, और एक है भावक। भावक को हम पाठक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कवि के अंदर भी प्रतिभा होनी आवश्यक है और ऐसा माना जाता है कि भावक के या पाठक के अंदर भी, जो कविता पढ़ रहा है उसके अंदर भी एक प्रकार की प्रतिभा होनी जरूरी है। प्रतिभा का मतलब वैसे वाले टैलेंट नहीं, मतलब कविता के प्रति एक संवेदनशीलता होनी जरूरी है, यानी कि कवि को कविता करने की समझ होनी चाहिए, तो पढ़ने वाले को भी कविता पढ़ने की समझ होनी चाहिए, है ना। कुछ कुछ लोगों को कविता समझ ही में नहीं आती, बुक पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो वही लोग कहते फिरते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है, और कवि ऐसा कहना चाहता है तो कवि कह क्यों नहीं देता है। तो इस तरह की जो बात करते हैं तो समझ लो कि वो भावक नहीं है ना। वो जो है उनके अंदर कविता पढ़ने का टैलेंट नहीं है। तो ये भी माना जाता है। तो वो दरअसल एक बात कहता है क्रोचे इस बारे में कि जो कवि की प्रतिभा है और जो भावक की प्रतिभा है उसमें जो बुनियादी अंतर होता है, अंतर तो होता ही है, इसीलिए तो भावक भावक है और कवि कवि है। अगर वो दोनों के अंदर सेम प्रतिभा आ गई, समान अमाउंट की प्रतिभा आ गई, तो वो भी कवि हो जाएगा। तो वो कहता है कि कवि और भावक की प्रतिभा के बीच जो अंतर होता है वो गुणात्मक नहीं होता, यानी कि वो क्वालिटेटिव नहीं होता, वो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, यानी कि वो क्वालिटी का अंतर नहीं है कि इसमें कम क्वालिटी की प्रतिभा है और इसमें ज्यादा क्वालिटी की प्रतिभा है। वो कहता है कम मात्रा की प्रतिभा होती है भावक में और ज्यादा मात्रा की प्रतिभा होती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो बोलता है कि क्वांटिटी का अंतर होता है, क्वालिटी का अंतर नहीं होता। एक और चीज जरूरी है, ये वाली चार आप ध्यान रखना कि कवि और भावक की प्रतिभा, भावक की प्रतिभा में गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव, गुणात्मक अंतर नहीं होता, नहीं होता, बल्कि मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव अंतर होता है। ठीक है, तो वो मात्रात्मक प्रतिभा की बात करता है। ठीक, इसके अलावा वो कहता है कि कला जो है खुद स्फुरित होती है, कला स्वयं स्फुरित होती है। कला स्वयं स्फुरित होती है। एक और बात कहता है वो कि अलंकरण जो है, अलंकरण जो होता है कला का सहजात धर्म है, यानी कि स्वाभाविक धर्म है। सहजात धर्म है। ठीक है, कि कला क्या होती है, स्वयं स्फुरित होती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप निकल जाती है, अपने आप ही जो है उसका प्रस्फुटन हो जाता है। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैंने शुरू में भी आपको बताई थी, कि कला को लेकर के दो बड़ी डिबेट होती है, कि कला जो है, कला का क्या अपना एक उद्देश्य होता है या फिर कला निरुद्देश्य होती है। यानी कि कला जो है, कला किसी चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है कि कला के द्वारा हम ये अचीव करते हैं, या फिर कला केवल कला के लिए होती है। यानी कि एक बार ये भी डिबेट आती है कि कला समाज के लिए, कला मनुष्य के लिए, कला किस चीज के लिए यूज होती है, मतलब किसके लिए लिखी जाती है। और दूसरा है कि कला कला के लिए लिखी जाती है, कला का कोई अपना उद्देश्य नहीं होता, कवि कला जो है निरुद्देश्य होती है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। जैसे अगर आप प्रगतिवादी कवियों से पूछेंगे, मार्क्सिस्ट कवियों से पूछेंगे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, कला निरुद्देश्य नहीं होती है, कला कला के लिए नहीं है, कला जो है क्रांति के लिए है। इसी तरह से कुछ और विचारकों को आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कविता को। उस लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कला को केवल कला मानते हैं। इसी वजह से हम क्रोचे को एक आत्मवादी दार्शनिक कह रहे हैं। जो भी आत्मवादी दार्शनिक होगा वो कला को कला के लिए मानेगा। ठीक है, कि वो क्या कहता है, कला कला के लिए है, कला के लिए है, उसका उसका कोई प्रयोजन उसका कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं होता। अगर आप वर्ड्सवर्थ से पूछेंगे कि कविता का क्या प्रयोजन होता है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, उसने कहा था दो प्रयोजन होते हैं। पहला तो आनंद देना है ना, और दूसरा उसने कहा नैतिक शिक्षा देना। कि जो है कोई भी महान कवि अपने आप में एक महान शिक्षक होता है ना। तो वो काव्य का प्रयोजन ये मानता है, वो कहता है कि इसका ये कहता है कि कला का को अपना कोई प्रयोजन नहीं है, कला कला के लिए की जाती है, उसका कोई प्रयोजन है उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कला के संदर्भ में जो नैतिकता और ये सारी चीजें जोड़ते हैं, कला के संदर्भ में, कला के संदर्भ में नैतिकता, नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न, अनैतिकता के प्रश्न बेईमानी है, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि कला जो है कला के लिए होती है, उसका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं होता है और चीजों से। कला जो है प्रयोजनातीत है, मतलब इस तरह से भी हम कह सकते हैं। क्रोचे कला को कला को प्रयोजनातीत, प्रयोजन से अतीत यानी प्रयोजन से परे मानता है, प्रयोजनातीत मानते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट है। इसके अलावा कला के बारे में एक और चीज कहता है कि कला का रूपांतरण असंभव है, कला का रूपांतरण असंभव है। ठीक है, इस वजह से वो कहता है कि काव्य का अनुवाद भी नहीं हो सकता है, काव्य का अनुवाद भी असंभव है। मतलब ये हो सकता है कि काव्य में निहित शब्दों का आपने अनुवाद कर दिया, लेकिन उसके भाव का
पूरी तरह से 100% जो ट्रांसलेशन है वो असंभव होता है। वो ऐसा कहना चाह रहा है कि कला का रूपांतरण जो होता है, कला का रूपांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, और क्योंकि वो कला कला के लिए मान रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, व्यक्तिवादी दार्शनिक है। तो इसके वजह से वो कला को क्या मानेगा, कला वैयक्तिक मानेगा। कला क्या है, वैयक्तिक है, वैयक्तिक है। कई लोग कहते हैं कि कला समाजनिष्ठ है, समाजोन्मुख है, और ये कहते हैं कि कला क्या है, व्यक्ति की ओर उन्मुख है, वैयक्तिक है। ठीक है, इसके अलावा कला सृजन की प्रक्रिया को 4 स्तर का मानता है। कला सृजन की प्रक्रिया, प्रक्रिया के 4 स्तर होते हैं। क्या क्या स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। तो पहला जो स्तर होता है कला की सृजन के, पहला स्तर होता है कल्पना पर पड़ा हुआ प्रभाव। कल्पना पर प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले कल्पना पर पड़ा प्रभाव। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये क्या है, इंप्रेशन है, संस्कार या इंप्रेशन, संस्कार, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंप्रेशन, है ना, इंप्रेशन ही प्रभाव। तो पहले तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद होती है अभिव्यंजना। सेकंड स्टेप बोला उसने, अभिव्यंजना। सेकंड है अभिव्यंजना, या हम कह सकते हैं उस प्रभाव का, है ना, उस इंप्रेशन का सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, है ना। तो दूसरी बोली उसने सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। सेकंड है सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। इसको हम अभिव्यंजना भी कह सकते हैं, सीधा सीधा। पहले इंप्रेशन होता है, फिर अभिव्यंजना आ जाती है। ठीक है, फिर जो होता है आपका, फिर ये उस सौंदर्य की जो अनुभूति होती है, फिर अब पहले अभिव्यक्ति हो गई, अभिव्यक्त हो गया, उसके बाद क्या होती है, उसकी अनुभूति होती है, फिर वो फील होता है। ठीक है, तीसरे स्तर पे यही पढ़ने वाले को फील होगा। अभिव्यक्ति हो गई कला के द्वारा, फिर तीसरा जो होता है सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्यानुभूति, सौंदर्यानुभूति। ठीक है, सौंदर्यानुभूति का आनंद, ऐसा भी कह सकते हैं। आनंद जो मिलता है तीसरे स्तर पे वो होता है सौंदर्य मूलक आनंद की अभिव्यक्ति, तीसरा ये होता है। और चौथा जो होता है, चौथा होता है कवि या यह जो कलाकार है, कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम, कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम से जनसाधारण तक प्रेषण, जनसाधारण तक प्रेषण, यानी कि उस आनंद की फिर अभिव्यक्ति हो जाती है। यहाँ पे उसने कविता खत्म, कविता मतलब लिख दी है, उसने उस कविता को पेपर पे उतार दिया है, या कला को अभिव्यक्त कर दिया है। तो 3 स्टेप, जो शुरू के 3 स्टेप हैं, वो कवि के अंदर होंगे। पहले कल्पना पर प्रभाव पड़ेगा, इंप्रेशन या संस्कार शब्द उसने यूज किया। उसके बाद क्या होगा, अभिव्यंजना होगी, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति होगी। जब इंप्रेशन पड़ेगा तो अंदर एक कविता होती है, तो कविता हो गई, तो यानी अभिव्यंजना हो गई, अंदर ही, कवि के अंदर हो गई। फिर तीसरे स्तर पे उस सौंदर्य का आनंद, उसको अंदर ही अंदर मजा आ गया, उसको खुद आनंद मिलेगा। और जब उसको वो खुद आनंद मिल जाएगा, तो उसके बाद जो है फिर वो उसको अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये 3 स्तर उसने बताया। तो चौथे स्तर पे जाकर के कविता निकलती है, कविता अभिव्यक्त होगी चौथे लेवल पे। बाकी के 3 लेवल कवि के अंदर ही हो रहे हैं। ये जो है इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे जो है अभिव्यक्ति, दूसरे स्टेप में अभिव्यक्ति नहीं होगी, अभिव्यक्ति होगी लेकिन मन के अंदर वाली है। उसके पहले तो कवि के अंदर खुद कविता आएगी ना, तभी तो वो उसके अंदर डालेगा। जब खुद उसको पहले खुद आनंद आएगा, तभी तो वो उस चीज को आगे लिखेगा। जब कोई चीज चमकेगी उसके अंदर कि हाँ यार ये बढ़िया है, ये अच्छा है, तो उसको पहले खुद आनंद आया, फिर उसने अभिव्यक्त किया। तो ये 4 स्तर जो है उसने सृजन की प्रक्रिया के बनाए हैं, बताए हैं। ठीक है, ये एक चीज है। इसके अलावा दूसरे लेवल को, इस वाले स्तर को जो है वो सबसे ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि अभिव्यंजना शब्द आया है और हम अभिव्यंजना सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं, सिद्धांति उसने अभिव्यंजना का दिया है, तो ये चीज है। ठीक है,
और इसके अलावा एक चीज जो सबसे पहले एक और थोड़ा सा जानने वाली है, उसने जो है हिंदी के अंदर हिंदी साहित्य में क्रोचे का सबसे पहला परिचय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कराया। हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था इंदौर में, उसका अधिवेशन हो रहा था और उसमें जो है वक्ता के रूप में आचार्य शुक्ल बुलाए गए थे होंगे। और शुक्ल जी ने सबसे पहले जो है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर कुछ बातें कही और उसमें उन्होंने एक और बात कही, उस संदर्भ में उन्होंने एक चीज जोड़ी। उन्होंने कहा कि जो कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है, कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का ही विलायती संस्करण या विलायती रूपांतरण है ये क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ी डिबेट चल गई क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से लोगों ने तुलना करनी स्टार्ट करी। ठीक है, तो शुक्ल जी ने ये किया जरूर, लेकिन बाद के कुछ, मैंने जो कुछ पढ़े थे, बाद के कुछ आलोचकों ने या जो बाद के विद्वानों ने जो है इस चीज को खारिज किया कि शुक्ल जी ने ये जो कहा है इन दोनों में कोई साम्य नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हैं, बल्कि ऐसा तक कहा। शायद तारकनाथ वाली ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक बड़ी डिबेट थी, तो ये भी आपको लिखना है पेपर में। अक्सर एक दो बार मैंने देखा था क्वेश्चन में कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत से किसने मिलाकर देखा, आचार्य शुक्ल ने देखा। ठीक है, और उनका प्रसिद्ध कथन भी है कि यूरोप का जो अभिव्यंजनावाद है वो हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का ही नया रूप या विलायती उत्थान है, ऐसा जो है उनका वाक्य आता है। ठीक है, तो लिखिए आचार्य शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को कुंतक के वक्रोक्ति वक्रोक्तिवाद कहें, वक्रोक्ति सिद्धांत कहें, ठीक है, कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा, विलायती उत्थान कहा। ठीक है, और इसके बाद इसके बाद वक्रोक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद, वक्रोक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद की तुलना की प्रवृत्ति बढ़ी। लोगों ने देखा कि सच में है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद बढ़ी तो, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ लोगों ने इस बारे में ये कहा कि आचार्य शुक्ल यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा माना, क्योंकि अभी देखो, अभी जो है, अभी आपने चलो वक्रोक्त, अगर आपको थोड़ा वक्रोक्ति सिद्धांत पता है तो आप थोड़ा सा बुनियादी रूप से जान पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ अंतर, जैसे जो क्रोचे जो ये जो वक्रोक्ति सिद्धांत है आचार्य कुंतक का भारतीय काव्य शास्त्र में, ठीक है, तो उनका जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वो केवल कविता पर केंद्रित है, वो केवल काव्य पर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां आप देख सकते हैं सारा वो बात कर रहा है, ये जो अभिव्यंजना सिद्धांत है वो केवल कविता पे नहीं है, वो पूरी कला पर है। अब कला में संगीत भी आ जाता है, नृत्य भी आ जाता है, स्थापत्य आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है, चित्रकला आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, कविता भी आ जाती है। तो अभिव्यंजनावाद क्रोचे पूरी कला पर बात कर रहा है और कुंतक केवल और केवल काव्य पर बात करते हैं, पहला अंतर तो यही है। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोचे की दृष्टि है, क्रोचे की दृष्टि आत्म केंद्रित है, क्योंकि वो आत्मवादी दार्शनिक है, वो कला कला के लिए मानता है। लेकिन क्रोचे ऐसा नहीं मानते, कला काव्य का प्रयोजन वो बहुत विस्तृत करके देखते हैं, वो काव्य पर केंद्रित दृष्टि रहती है उनकी, दूसरा अंतर ये है। इसके अलावा क्रोचे के लिए अभिव्यंजना जो है वो अभिव्यंजना को ही कला मानता है, कि कला जो है सहजानुभूति और सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, वो अभिव्यंजना को बुनियादी चीज मानता है। ठीक है, और कुंतक के यहाँ तो ये अभिव्यंजना शब्द आया ही नहीं है। तो पहला तो एक यही विचार है। ठीक है, तो ये दो तीन अंतर है कि क्रोचे पूरी कला पे बात करता है, कुंतक केवल कविता पर बात करते हैं। ठीक है, ये दो तीन अंतर है, जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा बेसिक उसमें जानना ही चाहें तो एक ये पॉइंट हम लिख करके जो है वक्रोक्ति ये अभिव्यंजनावाद को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख ही लेते हैं क्या जा रहा है इसमें।
सिद्धांत प्रवृत्ति बढ़ी, कालांतर में विद्वानों ने सिद्ध किया, कालांतर में विद्वानों ने सिद्ध किया कि इनमें पर्याप्त अंतर है। ठीक है, अंतर है तथा अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्तिवाद का नया रूप नहीं कहा जा सकता, का नया रूप नहीं कहा जा सकता। पहला अंतर तो ये बताया कि अभिव्यंजनावाद का संबंध सभी कलाओं से है, यह सभी कलाओं से है, जबकि वक्रोक्ति का सिद्धांत काव्य पर आधारित है। काव्य पर आधारित है। सेकंड चीज है कि जो क्रोचे है, क्रोचे की दृष्टि है आत्मवादी, क्रोचे की दृष्टि आत्म केंद्रित है, जबकि कुंतक की काव्य केंद्रित। ठीक है, जबकि कुंतक की दृष्टि क्या है, काव्य केंद्रित है। और तीसरा जो अंतर है, क्रोचे अभिव्यंजना को बुनियादी तत्व मानते हैं, परंतु कुंतक नहीं, कुंतक नहीं। ठीक है, और भी दो चार टेक्निकल अंतर हैं, लेकिन इतना ही बहुत है फिलहाल, ठीक है, समझने के लिए। तो ये आपका क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। ठीक है, और परीक्षा में जो है आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो 7-8 कथन उसके काव्य कला के बारे में निश्चित तौर पर है। अभिव्यंजना को उसने क्या कहा, अंतः प्रज्ञा, यानी कि इंट्यूशन शब्द आप जरूर ध्यान रखिएगा। इंट्यूशन को ही उसने जो है अभिव्यंजना माना है। कला का बुनियादी तत्व है अभिव्यंजना। ठीक है, और कला अखंड है, इसका विभाजन संभव नहीं है। जो कवि होता है और भावक होता है, इन दोनों की प्रतिभा में किस तरह का अंतर होता है, मात्रात्मक अंतर होता है, क्वांटिटेटिव अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता। ठीक है, कला स्वयं स्फुरित होती है और कला अलंकरण जो है कला का सहजात धर्म है, यानी कि अलंकरण जो है कला का तो बुनियादी विशेषता है, अलंकरण उसमें आएगा ही आएगा। इसके अलावा कला जो है कला के लिए होता है, कला को उसने निरुद्देश्य या कह सकते हैं प्रयोजनातीत जो घोषित किया है। इसके अलावा वो ये भी मानता है कि काव्य का अनुवाद असंभव होता है, क्योंकि कला का रूपांतरण नहीं किया जा सकता, ट्रांसलेशन कला का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कला को वैयक्तिक मानता है। ठीक है, और कला की सृजन की 4 प्रक्रियाओं, सॉरी, कला के सृजन की प्रक्रिया के 4 स्तर उसने बनाए। और इसके अलावा शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद से जोड़ा जरूर, लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने इस तुलना को जो है नहीं माना है कि ये जो है अनुचित है, ये ठीक नहीं है ये तुलना। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत था। अगली क्लास में हम लोग रिचर्ड्स पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में। आइए, रिचर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार, अभी तक के पाठ्यक्रम के अनुसार आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। बाकी कल चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप जरूर करना है आप लोगों ने। ठीक है, हाइप मैंने बता दिया है पिछली क्लास में कैसे करते हैं। कमेंट के बगल में एक ऑप्शन आएगा हाइप, उस पर जो है आपको क्लिक करना है, हाइप पॉइंट्स देने हैं।
वीडियो को इससे रीच मिलती है, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और फ्री में इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। काव्य शास्त्र की अंतिम क्लास अगली आएगी क्रोचे नहीं, रिचर्ड्स। ठीक है, रिचर्ड्स के सिद्धांतों पर। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।